कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप लोग वहां से भी जाकर देख सकते हैं। आश्रय ने जब बाहर आकर पंक्ति का वॉइस नोट सुना तो वो हैरान रह गया। उसके चेहरे पर गुस्सा झलकने लगा। तभी रागिनी, जो किसी काम की वजह से बाहर की तरफ आई थी, वो आश्रय की तरफ देखते हुए बोली, क्या हुआ, तुम यहाँ क्यों आ गए? अंदर चलो ना, अभी तो पूजा। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि आश्रय बाहर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। वो ड्राइविंग सीट पर बैठा और अगले ही पल गाड़ी गर्ग मेंशन से निकल गई थी। रागिनी बस उसकी तरफ देखती ही रह गई। वहीं आश्रय ने अब पंक्ति के नंबर पर कॉल करना शुरू किया, लेकिन पहली बार फ़ोन गया तो किसी ने रिसीव नहीं किया और दूसरी बार कॉल डिस्कनेक्ट हो गया और अगले ही पल फ़ोन स्विच ऑफ भी हो गया। आश्रय का गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ गया। उसे वैसे ही पसंद नहीं था कि कोई किसी को इस तरह से बुली करे, और यहाँ तो बात पंक्ति की थी, जिसके लिए उसके दिल में एक अलग ही सॉफ्ट कॉर्नर था। शायद उसके दिल में भी पंक्ति के लिए फीलिंग्स आ रही थी, बस वो जाहिर नहीं करना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ पूजा अब खत्म हो चुकी थी और बाकी सब रस्मों के बाद अब लंच होने लगा था। कुछ लोग पूजा होते ही जा चुके थे और कुछ लोग लंच कर रहे थे। बाकी पूरी दुनिया एक तरफ थी और प्रांस और पंखुड़ी अपना अलग खोए हुए थे। प्रांस अपने हाथों से पंखुड़ी को खिला रहा था। तभी एक औरत वहां पर आई और पंखुड़ी को अपना आशीर्वाद देने लगी। वो पंखुड़ी की तरफ देखते हुए बोली, अब तो बस तुम जल्दी से हमें छोटे प्रांस का चेहरा दिखा दो। पंखुड़ी तुरंत बोली, ये आप मुझे क्यों कह रही हैं? ये तो आप इन्हें कहिए ना, क्योंकि सब कुछ तो इन्हें ही करना है। ये बोलते हुए उसने फ्रांस की तरफ देखा। उसकी बात सुनकर ना सिर्फ फ्रांस बल्कि वो औरत भी हैरानी से पंखुड़ी को देख रही थी। आज तक उसने आशीर्वाद तो बहुत लड़कियों को दिया था, लेकिन बदले में ऐसा जवाब उसे कहीं से नहीं मिला था। वो तुरंत वहाँ से चली गई और उसके जाने के बाद फ्रांस की हंसी छूट गई। पंखुड़ी मासूमियत से बोली, सुनिए, मैंने कुछ गलत कहा क्या? फ्रांस ने अपना चेहरा नामे हिला दिया। वहीं रीवा, जो कुछ देर पहले ही वहां पर आई थी, वो चेहरे पर एविल एक्सप्रेशंस लिए उन दोनों की तरफ देख रही थी। वो आज भी नहीं भूली थी कैसे फ्रांस ने उसके गाल पर थप्पड़ जड़ा था और उसे इंसल्ट किया था। उन सब चीज़ों के लिए उसे पंखुड़ी से बदला तो लेना था, लेकिन इस बार उसने सोच लिया था कि वो कुछ ऐसा नहीं करेगी जिससे फ्रांस उससे और भी दूर चला जाए, बल्कि अब वो कुछ ऐसा करेगी जिससे पंखुड़ी का नामो निशान न सिर्फ उसकी बल्कि फ्रांस की ज़िंदगी से भी हमेशा हमेशा के लिए मिट जाए। और उसका प्लान पूरा रेडी था, बस उसे इंतज़ार था कल के दिन का, जहाँ परीक्षा और तनिष्क की एंगेजमेंट होने वाली थी और उसी एंगेजमेंट पर होने वाला था एक धमाका। वहीं दूसरी तरफ आश्रय कॉलेज पहुंच चुका था। कॉलेज पहुंचते ही उसने दोबारा पंक्ति को कॉल किया, लेकिन इस बार भी सामने से किसी ने कॉल रिसीव नहीं किया। उसका फ़ोन स्विच ऑफ ही आ रहा था। अब आश्रय सीधा डीन के ऑफिस पहुंच चुका था, क्योंकि उसने वॉइस नोट में श्रव्य का नाम सुना था, तो उसे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली थी श्रव्य को अपने सामने लाने में। वो भी जानना चाहता था कि आखिर ये श्रव्य है कौन। आश्रय इस वक्त ऑफिस में खड़ा था, जहां पर उसके सामने डीन बैठे थे और आश्रय की नजरें दरवाजे पर टिकी हुई थी। डीन ने अभी अभी श्रव्य और उसके गैंग को ऑफिस में बुलाने के आर्डर्स दे दिए थे। वहीं श्रव्य हैरान था कि उसे अचानक से ऑफिस में क्यों बुलाया गया, लेकिन रिंकी और मोंटी के साथ वो ऑफिस में आया और आते ही जब उन तीनों की नज़रें आश्रय पर गई तो वो तीनों हैरान रह गए। उनके चेहरे पर हल्का डर झलकने लगा था। तभी डीन श्रव्य की तरफ देखते हुए बोले, श्रव्य, क्या आपने मिस पंक्ति के साथ कोई छेड़छाड़ की? अभी वो बोल ही रहे थे कि आश्रय गुस्से से कांपता हुआ आगे बढ़ा और उसने श्रव्य का गिरेबान पकड़ लिया। एक जोरदार पंच श्रव्य के गाल पर जड़कर वो गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, पंक्ति कहाँ है? श्रव्य उसका सवाल सुनकर चौंक गया। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर आश्रय को इन सब बातों के बारे में पता कैसे चला, क्योंकि उस वक्त के बाद से पंक्ति तो किसी को फ़ोन करने लायक नहीं रही होगी। उन्होंने पंक्ति का जो हाल किया था उसके बाद अभी तक तो किसी से फ़ोन पर बात करना तो दूर की बात, उसने किसी का चेहरा भी नहीं देखा होगा। वो तो एक जगह पर बैठी रो रही होगी और पंक्ति का फ़ोन भी श्रव्य की जेब में था। आश्रय गुस्से से एक बार फिर से बोला, मैंने पूछा पंक्ति कहाँ है? श्रव्य तुरंत बोला,
मुझे नहीं पता, मैंने आज सुबह से उसे नहीं देखा। जैसे ही उसने कहा, आश्रय ने एक जोरदार पंच उसके गाल पर और जड़ दिया और फिर उसके गिरेबान को और भी ज़्यादा जोरों से खींचते हुए बोला, अब अगर तूने एक बार और कहा कि मुझे नहीं पता, तो उसके बाद मुझे भी नहीं पता कि मैं तेरा क्या हाल करूँगा। जल्दी से बताओ पंक्ति कहाँ है, वरना तेरा बाप बेशक से कोई भी हो, तुझे आश्रय राणा से कोई नहीं बचा सकता। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर हद दर्जे का एटीट्यूड और गुस्सा झलक रहा था। श्रव्य कुछ बोलता उससे पहले ही मोल्टी बोल पड़ा, वो पंक्ति वॉशरूम में है। उसकी बात सुनते ही आश्रय की आंखें बड़ी हो गई। उसके हाथ श्रव्य के गिरेबान से ढीले हो गए थे। मोंटी एक बार फिर से बोला, हमें पंक्ति को सबक सिखाना था, हमें उसे डराना था, बस हम थोड़े मज़े ले रहे थे उससे, इसलिए हमने पहले तो उसे बहुत सारी बातें सुनाई और फिर उसे वॉशरूम में बंद कर दिया। वो अभी भी वॉशरूम में बंद है। उसकी बात सुनते हुए अब आश्रय और भी ज़्यादा हैरान हुआ। उसे श्रव्य पर और उसके दोनों घटिया दोस्तों पर हद से ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। रिंकी धीमे से बोली, मेरी कोई गलती नहीं है। आश्रय अपने फ़ोन पर सब सुना था, इसलिए वो जानता था कि रिंकी ने भी पंक्ति को बहुत कुछ कहा था। वो रिंकी की तरफ देखते हुए बोला, एक लड़की होकर तुम इतनी घटिया हरकत कर सकती हो, इट्स अनबिलीवेबल। बट डोंट वरी, तुम्हें तुम्हारी ये घटिया हरकत अब पूरी ज़िंदगी याद रहेगी। ये बोलते हुए उसने श्रव्य को छोड़ा और फिर डीन की तरफ देखते हुए बोला, आई गेस आपको पता है कि आपको अब क्या करना है। डीन ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और श्रव्य वहाँ से तुरंत वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। वो जैसे ही जेंट्स वॉशरूम की तरफ पहुंचा, उसने देखा बाहर दो लड़के खड़े हैं जो वहां पर नज़र रख रहे थे कि कोई अंदर ना जाए, ताकि पंक्ति वहीं पर रहे और परेशान होती रहे। उन लोगों ने बस उसे टॉर्चर करने का ठान लिया था और अब वो लोग वही कर रहे थे। आश्रय गुस्से से कांपते हुए आगे बढ़ रहा था और वो दोनों लड़के आश्रय को बहुत अच्छी तरह से जानते थे, इसलिए उसे आगे की तरफ बढ़ते हुए देख वो तुरंत वहाँ से भाग गए। आश्रय का मन कर रहा था कि वो पहले तो उन दोनों की पिटाई करे, लेकिन फिलहाल उसे पंक्ति को वॉशरूम से बाहर निकालना था। वो जैसे ही वॉशरूम का दरवाज़ा खोलकर अंदर की तरफ आया, अंदर उसकी नज़र एक कोने में बैठी हुई पंक्ति पर गई, जिसने अपने घुटनों को मोड़कर अपना चेहरा अपने घुटनों से छुपाया हुआ था। वो पूरी तरह से काँप रही थी और उसका रोना उस पूरे वॉशरूम में गूंज रहा था। आश्रय उसकी तरफ देखते हुए बोला, पंक्ति, लेकिन पंक्ति ने नज़रें उठाकर उसकी तरफ नहीं देखा। आश्रय उसके करीब बढ़ते हुए बोला, पंक्ति मेरी तरफ देखो। ये बोलते हुए वो बिल्कुल उसके पास आ चुका था। उसने जैसे ही पंक्ति के कंधे पर अपना हाथ रखा, पंक्ति डरते हुए पीछे की तरफ हट गई, लेकिन अभी भी उसने अपना चेहरा ऊपर की तरफ नहीं उठाया। उसे यूं देखते हुए आश्रय का दिल जैसे धड़कने से इनकार करने लगा। उसे पंक्ति के लिए बहुत बुरा लग रहा था। वो बड़े ही प्यार से बोला, प्लीज़ पंक्ति मेरी तरफ देखो, मैं आ गया हूँ ना अब तुम्हारे पास, अब तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा। और तुम यहाँ आई क्यों? तुम्हें उन लोगों के खिलाफ लड़ना चाहिए था ना। तुम शोर मचाती, किसी टीचर या प्रोफेसर को बोल देती, डीन के ऑफिस में भाग जाती। खैर ये सब छोड़ो, तुम बस पहले मेरी तरफ देखो। ये बोलते हुए उसने दोबारा पंक्ति के कंधे पर अपना हाथ रखा, लेकिन पंक्ति अपना चेहरा उठा ही नहीं रही थी। इसलिए आश्रय ने खुद से उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम लिया और ऊपर की तरफ उठाया। उसका चेहरा देखते ही उसका दिल धक सा रह गया। पंक्ति का पूरा चेहरा एकदम काला नजर आ रहा था। उन लोगों ने उसके चेहरे पर कुछ ब्लैक इंक जैसा लगाया था, जिसकी वजह से पंक्ति का असली चेहरा तो दिखाई दे ही नहीं रहा था। पंक्ति सुबक सुबक कर रो रही थी। ये सब कुछ जो आज उसके साथ हुआ वो पहली बार नहीं था, बल्कि ये सब तो उसे बचपन से बर्दाश्त करने की आदत थी। रीवा को जब जब गुस्सा आता तो अपना गुस्सा हमेशा पंक्ति पर ही उतारती थी, और उसका गुस्सा उतारने का तरीका सच में बहुत वाहियात था। वो कभी पंक्ति को स्टोर रूम में बंद कर देती तो कभी उसका पूरा चेहरा ऐसे काला कर देती। वो उसे खाने पीने के लिए कुछ नहीं देती थी, जिसकी वजह से पंक्ति हमेशा कमज़ोर रहती और डर उसके अंदर अपनी जगह बना चुका था। रीवा उसे हद से ज़्यादा मेंटली टॉर्चर करती थी, जिसकी वजह से पंक्ति आज तक उससे डरती आ रही थी। आश्रय कुछ पल उसे यूं ही देखता रहा और फिर अचानक ही उसने पंक्ति को अपने सीने से लगा लिया। पंक्ति ने भी अपना हाथ आश्रय की पीठ पर कस दिया और जोर से रोने लगी। आश्रय उसे चुप कराते हुए बोला,
प्लीज़ पंक्ति, रोना बंद करो। देखो मैं आ गया हूँ ना, तुम मेरे साथ हो और तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूँगा। मेरे होते हुए तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। वो श्रव्य और उसके दोस्त तुम्हें हाथ भी नहीं लगा सकते। तुम्हें कोई नुकसान पहुँचाना तो दूर की बात। प्लीज़ बस तुम रोना बंद करो। पंक्ति रोते हुए बोली, प्लीज़ मुझे यहाँ से ले चलिए आश्रय जी, प्लीज़ मुझे यहाँ से ले चलिए। मुझे बहुत डर लग रहा है, यहाँ बहुत गंदा लग रहा है। उसकी बात सुनकर अब आश्रय ने एक पल नहीं गंवाया और तुरंत पंक्ति को अपनी गोद में उठा लिया। वो पंक्ति को लेकर बाहर की तरफ आया तो बाहर अब तक पूरे स्टूडेंट्स इकट्ठा हो चुके थे। सबकी नज़रें पंक्ति पर थी और उनमें से एक ने पंक्ति और आश्रय की फ़ोटो क्लिक की और उसे रीवा के पास भेज दिया। रीवा ने उस स्टूडेंट्स को स्पेशली पंक्ति पर नज़र रखने के लिए कहा था और उसे पहले ही पता चल चुका था कि कॉलेज में पंक्ति के साथ क्या हो रहा है, लेकिन उसने पंक्ति की कोई हेल्प नहीं की बल्कि उसे यूं ही टॉर्चर होते रहने दिया, क्योंकि वो जानती थी कि आश्रय ज़रूर उस तक पहुंच जाएगा और अगर नहीं भी पहुंचा तो वो है ना आश्रय को उस तक पहुंचाने के लिए। लेकिन जब उसने आश्रय को जिंदल मेंशन से जल्दबाजी में निकलते हुए देखा तो वो तभी समझ गई थी कि आश्रय कहाँ जा रहा है। कॉलेज के बाकी स्टूडेंट भी हैरानी से उन दोनों की तरफ देख रहे थे और एक बार फिर से उनके बारे में बातें होने लगी थी। आश्रय पंक्ति को लेकर वहां से बाहर आ चुका था। उसने पंक्ति को अपनी गाड़ी में बिठाया और उसकी गाड़ी तुरंत कॉलेज से बाहर निकल गई। उसे श्रव्य और उसके दोस्तों का हिसाब किताब बहुत अच्छे से करना था, लेकिन फ़िलहाल उसके लिए उसकी प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ पंक्ति थी। उसने गाड़ी में बैठे हुए पंक्ति का हाथ अपने हाथ में थमा हुआ था और पंक्ति ने उसके कंधे पर अपना सिर रखा हुआ था। वो हल्का हल्का सिसक रही थी और आश्रय को समझ नहीं आ रहा था कि वो पंक्ति को लेकर जाए तो जाए कहाँ। वो उसे ना राणा मेंशन ले जा सकता था, ना जिंदल मेंशन, और गर्ग मेंशन तो बिल्कुल भी नहीं। तभी कुछ सोचते हुए उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल आया और वो था राणा फार्म हाउस। वहीं दूसरी तरफ प्रांस पंखुड़ी के साथ राणा मेंशन निकल गया था, जबकि बाकी सब लोग अभी भी गर्ग मेंशन में ही थे और वे थोड़े समय बाद आने वाले थे। लेकिन प्रांस पंखुड़ी को लेकर अभी राणा मेंशन चला गया था, क्योंकि उसे पंखुड़ी के साथ थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना था। बेशक वो वे सारी चीज़ें नहीं कर सकता था जो वो पंखुड़ी के साथ करना चाहता था, लेकिन उसके साथ वक्त तो बिता सकता था, उसे प्यार कर सकता था, उसे पैम्पर कर सकता था और उसके साथ एंजॉय कर सकता था। दोनों राणा मेंशन पहुंचे और अंदर की तरफ आए। दोनों रूम में जा रहे थे तो पंखुड़ी प्रांस की तरफ देखते हुए बोली, मैं आपकी ब्लैक कॉफ़ी लेकर आऊं क्या? उसकी बात सुनकर प्रांस ने अपना सिर हिलाया, क्योंकि उसका सिर दर्द होने लगा था और उसका सिर दर्द सिर्फ एक ही चीज़ दूर कर सकती थी, उसकी ब्लैक कॉफ़ी। प्रांस ऊपर की तरफ जाने लगा, लेकिन फिर अचानक ही रुका और पंखुड़ी की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें चेंज नहीं करना क्या? पंखुड़ी ने एक नज़र अपनी साड़ी की तरफ देखा और फिर मुस्कुराते हुए बोली, क्यों, मैं आपको इसमें क्यूट नहीं लग रही क्या? उसकी बात सुनते हुए प्रांस ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। ये तो सिर्फ वही जानता था कि पंखुड़ी इस वक्त उसके दिल पर कैसे छुरियां चला रही थी। पंखुड़ी एक बार फिर से बोली, मैं आपको खूबसूरत लग रही हूँ ना? अगर नहीं लग रही तो मैं चेंज कर लूँगी, लेकिन अगर लग रही हूँ तो मैं चेंज नहीं करूँगी। उसकी बात सुनकर प्रांस मुस्कुराया और फिर सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। पंखुड़ी जल्दी से बोली, बता तो दीजिए मैं कैसी लग रही हूँ? प्रांस उसकी तरफ देखते हुए बोला, जरा सब्र रखो, अच्छे से बताऊंगा। उसकी बात सुनते हुए पंखुड़ी का चेहरा उसकी साड़ी के कलर से भी ज़्यादा लाल होने लगा था। वो भी मुस्कुराते हुए किचन की तरफ बढ़ गई। रूम में आने के बाद प्रांस ने अपना कुर्ता उतारना चाहा, लेकिन फिर अचानक ही वो रुक गया। उसके दिमाग में कुछ चल रहा था। वहीं दूसरी तरफ पंखुड़ी ब्लैक कॉफ़ी बना रही थी। तभी उसकी नज़र सामने फ्रूट्स पर गई। प्रांस तो ब्लैक कॉफ़ी पिएगा, उसे भी साथ में कुछ खाना पीना था, इसलिए वो अपने लिए एप्पल काटने लगी। उसने चाकू उठाया और जैसे ही एप्पल को कट लगाने लगी, अचानक से ही चाकू उसकी उंगली पर चल गया और उसकी उंगली से खून बहने लगा। वो जोरों से चिल्लाई, आह! उसका चिल्लाना सुनकर प्रांस, जिसने अभी दरवाज़ा तक बंद नहीं किया था, उसके कान एकदम से खड़े हो गए। वो तुरंत भागते हुए नीचे की तरफ आया। जैसे ही वो किचन के दरवाजे पर आकर खड़ा हुआ, उसकी नज़र सामने पंखुड़ी पर गई, जिसका हाथ बुरी तरह से कांप रहा था।
उसकी उंगली से खून बह रहा था और उसे यूं देखते हुए प्रांस एकदम सुन्न हो गया था। उसकी आंखों के सामने कुछ तस्वीरें चलने लगी। खून से सना हुआ हाथ, दर्द से तड़पता हुआ चेहरा, किसी की थमती हुई सांसें और आंखों से बहते हुए आंसू। वो ये सब याद करते हुए प्रांस एकदम कांपने लगा था। पंखुड़ी रोए जा रही थी। उसने अभी तक प्रांस की तरफ नहीं देखा था। वो जल्दी से अपना हाथ लेकर पानी के टैप की तरफ बढ़ गई और फिर अपने हाथों को पानी से भिगोने लगी। उसकी उंगली से इस वक्त इतना ज़्यादा खून बह रहा था कि वो पानी भी पूरी तरह लाल लाल हो गया था। प्रांस अभी भी दरवाजे पर खड़ा था। उसके चेहरे पर पसीना उभरने लगा था और उसकी सांसें गहरी होने लगी थी। पंखुड़ी ने अब अपनी उंगली को अपने होठों में दबा लिया और फिर उसकी नज़र प्रांस पर गई। वो प्रांस को देखते हुए बोली, आप यहाँ पर? उसकी बात सुनकर ही प्रांस होश में नहीं आया। वो एकटक यूं ही सामने की तरफ देख रहा था जैसे अभी भी वो तस्वीरें उसकी आंखों के सामने चल रही हो। उसका दिल जैसे धड़कने से इनकार कर रहा था। पंखुड़ी उसके सामने आई और उसके कंधे पर अपना हाथ रखते हुए बोली, सुनिए। जैसे ही उसने ये कहा, प्रांस एकदम से होश में आया और अगले ही पल उसने पंखुड़ी को तुरंत अपने सीने से लगा लिया। पंखुड़ी को उसकी तेजी से बढ़ती हुई धड़कनें महसूस हो रही थी। प्रांस तुरंत बोला, कुछ नहीं होने दूंगा मैं तुम्हें जिया, प्लीज़ मुझ पर ट्रस्ट करो जिया, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। उसके मुंह से किसी और का नाम सुनकर पंखुड़ी के चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशंस आ गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि प्रांस उसे जिया क्यों बुला रहा है, लेकिन वो कुछ पूछ भी नहीं पाई। प्रांस इस वक्त बहुत अजीब बिहेव कर रहा था। उसने अभी भी पंखुड़ी को कसकर अपने सीने से लगाया हुआ था। पंखुड़ी ने अपना हाथ उसकी पीठ पर रखा और बोली, सुनिए, आप ठीक तो हैं ना? प्रांस ने अचानक खुद से अलग किया और फिर उसका चेहरा अपने हाथों में थाम कर बोला, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? ये बोलते हुए अब अचानक से ही उसकी आवाज़ बदल गई थी। एक पल के लिए उसने पंखुड़ी को जिया समझ लिया था और अब उसकी आंखों के सामने पंखुड़ी का ही चेहरा था। पंखुड़ी उसकी तरफ देखते हुए बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप तो ठीक है ना? आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? मुझे जरा सी चोट लगी थी और कुछ नहीं हुआ मुझे। वो बोल रही थी और प्रांस अब अचानक ही पीछे की तरफ मुड़ा और तुरंत मेंशन से बाहर चला गया। पंखुड़ी को समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। वो बस जाते हुए प्रांस को देखती रह गई और अब जब उसे रियलाइज हुआ कि प्रांस बाहर जा रहा है तो वो तुरंत भागते हुए उसके पीछे पीछे आई, लेकिन तब तक प्रांस वहां से जा चुका था। पंखुड़ी की आंखों से आंसू बह गए। शाम का वक्त। राणा फार्म हाउस आश्रय पंक्ति को लेकर फार्म हाउस में पहुंचा। उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था जहां पर वो पंक्ति को लेकर जा सके। इस वक्त वो जिंदल मेंशन जाने की हालत में नहीं था और राणा मेंशन वो उसे लेकर नहीं जा सकता था, वरना सब लोग परेशान हो जाते। और अब उसके पास एक ही ऑप्शन था, राणा फार्म हाउस, जहां पर वो पंक्ति को लेकर पहुंच चुका था। पंक्ति गाड़ी में बैठी थी। उसके चेहरे पर वो ब्लैक इंक अभी भी लगी हुई थी। आश्रय ने उसकी साइड का दरवाज़ा आकर खोला और फिर उसे अपने हाथ देकर बाहर की तरफ निकाला। पंक्ति ने अपना चेहरा झुकाया हुआ था। आश्रय बहुत अच्छी तरह से समझ रहा था कि इस वक्त पंक्ति उससे नज़रें क्यों नहीं मिला रही है। वो पंक्ति को थोड़ा सहज करना चाहता था, इसलिए उसने पंक्ति को अचानक ही कमर से पकड़ लिया तो पंक्ति एकदम से कांप उठी। आश्रय ने उसे गाड़ी से लगाया और बोला, मैं जानता हूँ इस वक्त तुम्हें कैसा फील हो रहा होगा, लेकिन तुम्हें मुझसे शर्माने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे चेहरे पर ये जो ब्लैक इंक लगी है, इससे तुम्हें अपना चेहरा छुपाने की ज़रूरत नहीं है पंक्ति। चेहरा उन लोगों को छुपाना चाहिए जिन्होंने तुम्हारे साथ ये घटिया हरकत की। उसकी बातें सुनते हुए पंक्ति की आंखों से आंसुओं की बूंदें बाहर की तरफ लुढ़क गई। आश्रय उसकी तरफ देखते हुए बोला, मेरी तरफ देखो। पंक्ति ने अपना चेहरा ऊपर नहीं उठाया। अगले ही पल अब आश्रय ने उसे कुछ नहीं कहा, बस उसे अपनी गोद में उठा लिया। पंक्ति एकदम से हैरान रह गई। आश्रय जानता था कि पंक्ति के दिल में उसके लिए पहले ही फीलिंग्स है। ऐसे में अगर वो उसके करीब आएगा तो शायद वो फीलिंग्स बढ़ सकती है, लेकिन फिलहाल वो कुछ सोचना नहीं चाहता था। वो उसे लेकर अंदर आया और सीधा गेस्ट रूम में ले गया। मास्टर रूम प्रलय और सृष्टि यूज करते थे, इसलिए आश्रय पंक्ति को लेकर गेस्ट रूम में आया था। वो सीधा उसे लेकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। पंक्ति ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखा हुआ था और अपना चेहरा झुकाया हुआ था, लेकिन उसे खुद को वॉशरूम में लाते हुए देख अब उसने नजरें उठाते हुए आश्रय की तरफ देखा।
आश्रय ने उसे सावर के नीचे खड़ा किया और अगले ही पल सावर ऑन कर दिया, क्योंकि वो सबसे पहले उसके चेहरे को साफ करना चाहता था। चेहरे पर वो ब्लैक इंक लगने की वजह से पंक्ति नज़रें उठाकर उसकी तरफ देख भी नहीं रही थी। जैसे ही उसके सिर पर पानी गिरा, उसने नज़रें हल्की सी ऊपर की तरफ उठाकर आश्रय को देखा। उसकी आंखों से आंसू अभी भी गिर रहे थे। वो रोते हुए बोली, मेरी कोई गलती नहीं है आश्रय जी, मैंने उन लोगों से कुछ नहीं कहा था। उन लोगों को लगता है कि मैंने आपको अपने जाल में फंसाया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही आश्रय ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने सीने से लगा लिया, जिसकी वजह से वो भी अब पूरी तरह से सावर के नीचे हो गया था और सावर का पानी उन दोनों को भिगोने लगा। पंक्ति पूरी तरह से उसके सीने से सिमट गई थी। ठंडे ठंडे पानी में उसको ठंड लग रही थी और वो अपने हाथ आश्रय की पीठ पर कस रही थी। वो वैसे भी आश्रय के लिए बहुत कुछ फील करती थी, तो आश्रय का उसके इस तरह से करीब आना उसके दिल में हलचल मचा रहा था। आश्रय ने अपना हाथ उसकी पीठ पर रखा और बोला, तुम्हें मुझे कोई सफाई देने की ज़रूरत नहीं है पंक्ति। आई नो उन लोगों ने तुम्हारे साथ क्या बकवास की थी, वो सब मैं सुन चुका हूँ, और तुम्हें मुझे क्या किसी को भी कोई सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। कोई तुम्हारे बारे में क्या सोचता है और क्या नहीं, ये उसकी सोच है। इस चीज़ से तुम्हें कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, इसलिए प्लीज़ इन सब चीज़ों के बारे में सोचना बंद करो। उसकी बात सुनते हुए पंक्ति का रोना कम हो रहा था। आश्रय ने कुछ देर बाद उसे छोड़ा और फिर उसके चेहरे को देखने लगा, जहाँ से वो ब्लैक इंक हट चुकी थी और अब उसका चेहरा बेहद लाल नजर आ रहा था। उसे देखते हुए आश्रय को अपनी धड़कनें तेज होती हुई महसूस हुई। उसने हल्का सा अपने होठों को अंदर की तरफ दबाया। पानी की वजह से पंक्ति और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसकी नाक तो रोने की वजह से एकदम लाल हो चुकी थी। आश्रय ने उसके गाल पर अपना हाथ रखा। पंक्ति ने नज़रें उठाकर उसकी तरफ देखा। आंसुओं से भरी हुई आंखें अब एक मदहोशी से भरी हुई थी। आश्रय की नज़रें अब पंक्ति के लबों की तरफ गई, जो ठंड लगने की वजह से थर थर काँप रहे थे। हल्के उभरे हुए लब उसे बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लुक दे रहे थे और अब आश्रय भी जैसे खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाया। पंक्ति को रोते हुए देखकर वो तो कब से उसे चुप करवाना चाहता था, उसे नॉर्मल करना चाहता था। उसका मन कर रहा था पंक्ति को अपने सीने से लगाने का और शायद थोड़ा आगे बढ़ने का। अपनी फीलिंग्स को लेकर वो श्योर नहीं था, लेकिन फीलिंग्स उसके दिल में भी थी। वो धीरे धीरे अपना चेहरा पंक्ति की तरफ बढ़ाने लगा और पंक्ति पीछे दीवार से लगने लगी। आखिर उसकी पीठ उस ठंडी दीवार से लगी और हल्की सी आह उसके होठों से निकल गई। उस आह को सुनकर तो जैसे आश्रय और भी ज़्यादा मदहोश हो गया। वो पूरी तरह से पंक्ति के चेहरे पर झुका। पंक्ति की आंखें एक पल के लिए बड़ी हो गई, लेकिन अगले ही पल उसकी पलकें झुक गई, क्योंकि आश्रय ने उसकी बोलती बंद कर दी थी। पानी की बूंदें अभी भी उन दोनों के चेहरे पर हल्की हल्की गिर रही थी। पंक्ति अभी तक उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी। वो कुछ समझ नहीं पा रही थी कि ये हो क्या रहा है, लेकिन कुछ पल बाद उसने भी रिस्पॉन्स देने लगी। उसके हाथ आश्रय के कंधे से ऊपर की तरफ उठते हुए उसके बालों में चलने लगे और आश्रय और भी ज़्यादा डीपली उसे किस करने लगा था। ये उसकी लाइफ की फर्स्ट किस थी जो वो पंक्ति के साथ कर रहा था। अचानक ही आश्रय की पॉकेट में रखा उसका फ़ोन बजने लगा तो वो होश में आया। पंक्ति एकटक उसे देख रही थी। आश्रय के पैरों तले ज़मीन खिसक चुकी थी। उसे समझ नहीं आया कि उसने कब इतना आगे बढ़कर पंक्ति को किस करना शुरू कर दिया। वो जल्दी से बोला, आई एम सो सॉरी। पंक्ति की आंखों से आंसू बह गए। आश्रय को लगा वो शायद इसलिए रो रही है क्योंकि आश्रय उसके करीब गया, लेकिन पंक्ति इस वजह से रो रही थी कि उससे करीब जाने के बाद भी आश्रय उसे सॉरी बोल रहा है। उसे आश्रय की सॉरी नहीं चाहिए थे, उसे कहीं ना कहीं आश्रय का प्यार चाहिए था, जिससे वो हमेशा से इनकार कर रहा था। आश्रय ने अब उस पर से अपनी नज़रें हटाई और तुरंत बाहर की तरफ चला गया। उसकी सांसें बहुत गहरी चल रही थी। वहीं उसके जाने के बाद पंक्ति ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। उसे अभी भी आश्रय की करीबी महसूस हो रही थी और उसने अपना हाथ अपने सीने पर रखा हुआ था। आश्रय बाहर की तरफ आया। उसने अपने माथे पर अपना हाथ रख लिया। अब तो उसे और भी ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा था। कहाँ वो पंक्ति को प्रोटेक्ट करना चाहता था, उसे अच्छा फील करवाना चाहता था, और वो कहाँ उसे और भी ज़्यादा बुरा फील करवा कर आ गया था। उसका फ़ोन एक बार फिर से बजने लगा तो उसने अपनी पॉकेट से फ़ोन निकाला जिस पर सृष्टि का कॉल आ रहा था।
उसने कॉल डिस्कनेक्ट किया और अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर साइड में फेंक दिया। इस वक्त वो पूरा गीला था। क्लोजेट की तरफ जाकर उसने जल्दी से अपने लिए कपड़े निकाले और उन्हें लेकर चेंजिंग रूम में चला गया। वहीं पक्ति अभी भी शावर के नीचे खड़ी थी। उसे ठंड लगने लगी थी और अब वो और भी ज़्यादा कांपने लगी थी। उसने शावर ऑफ किया और फिर बाहर की तरफ आई। बाहर आते ही उसकी नज़र आसरा पर गई, जो वहीं साइड में खड़ा था। उसने अपने कपड़े चेंज कर लिए थे और उसके हाथों में अब कुछ कपड़े थे जो वो पंक्ति के लिए लाया था। वो कपड़े शायद प्रांस ने वहाँ पर पंखुड़ी के लिए रखवा रखे थे। आश्रय के पास उनके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। पंक्ति धीमे धीमे कदमों से बाहर की तरफ आई। उसे ठंड से कांपते हुए देख आश्रय ने जल्दी से साइड में रखा हुआ टॉवेल उठाया और फिर उसके ऊपर लपेट दिया। वो अपना चेहरा हल्का सा झुकाकर बोला, आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं पता मैंने वो सब कैसे कर दिया। आई नो मेरी गलती है, लेकिन प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। पता नहीं कैसे मैं बहक गया। उसकी बात सुनते हुए पंक्ति को एक बार फिर से बुरा लग रहा था, लेकिन उसने धीमे से कहा, इट्स ओके आश्रय जी। ये बोलते हुए उसने उस टॉवेल को अपने ऊपर कस लिया था। आश्रय ने अब पंखुड़ी का फ्रॉक सूट उठाकर उसकी तरफ बढ़ाया और बोला, प्लीज़ इसे पहन लो, ये भाभी का है, शायद तुम्हें पूरा आएगा। इसके अलावा फ़िलहाल मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। पंक्ति ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया तो आश्रय ने उसे सामने बने हुए चेंजिंग रूम की तरफ जाने का इशारा किया। पंक्ति वो कपड़े लेकर चुपचाप चेंजिंग रूम में चली गई। उसके जाने के बाद आश्रय अब जल्दी से किचन की तरफ गया। पंक्ति को ठंड लग रही थी, इसलिए वो उसके लिए गर्म कॉफ़ी बनाने वाला था। वहीं दूसरी तरफ धीरे धीरे शाम ढलती जा रही थी और रात होती जा रही थी। पंखुड़ी को प्रांस की टेंशन हो रही थी। जिस तरह से प्रांस घर से बाहर निकला था, उसका दिल बहुत ज़्यादा बेचैन हुए जा रहा था। वो अब तक अपने रूम में थी, लेकिन जब वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई तो सीढ़ियाँ उतरते हुए नीचे की तरफ आई। अब तक राणा फैमिली वापस आ चुकी थी। वो सीधा सृष्टि के रूम में गई। सृष्टि अभी अभी कपड़े चेंज कर चेंजिंग रूम से बाहर आई थी। पंखुड़ी उसके सामने खड़ी हुई और बोली, सासू माँ, मुझे आपसे कुछ कहना है। सृष्टि हंसी। उसे लगा शायद पंखुड़ी एक बार फिर से कोई ड्रामा करने आई होगी। वो मुस्कुराते हुए बोली, बताओ, अब मेरी बहू रानी को क्या कहना है। पंखुड़ी मासूमियत से बोली, मुझे इनके बारे में बात करनी है सासू माँ। सृष्टि बिस्तर की तरफ बढ़ी और बिस्तर समेटते हुए बोली, हाँ तो बताओ ना, क्या कहना है। उसने फिर से तुम्हें परेशान किया क्या? फालतू का गुस्सा किया तो बताओ, अभी क्लास लूँगी मैं उसकी। उसका सवाल सुनकर पंखुड़ी कोई जवाब देती उससे पहले ही रागिनी वहाँ पर आ गई और सृष्टि की तरफ देखते हुए बोली, प्लीज़ एक बार किचन में आना सृष्टि। मैं गाजर का हलवा बना रही थी, लेकिन पता नहीं कैसा अजीब सा बना है। वो गाजर का हलवा मुझे खुद पसंद नहीं आ रहा, तो बाकी सबको क्या ही पसंद आएगा। उसकी बात सुनकर सृष्टि हंसी और बोली, तुम कभी नहीं सुधरोगी रागिनी। तुम्हें पहले भी कुकिंग नहीं आती थी और अब भी नहीं आती। रागिनी मुंह बनाते हुए बोली, खुद को ज़्यादा सेफ समझने की ज़रूरत नहीं है। अगर नताशा यहाँ पर होती तो मैं उसकी हेल्प ले लेती। तुमसे हेल्प लेने आई हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे नखरे दिखाओगी तुम। सृष्टि ने उसे घूर कर देखा और हंसते हुए बोली, चलो पहले तुम्हें कुकिंग टिप्स दे दूँ, अपनी इस बावली की बातें मैं बाद में सुनूंगी। ये बोलते हुए उसने हंसते हुए पंखुड़ी को देखा। पंखुड़ी का चेहरा मायूस था। वो सृष्टि को कुछ बोल भी नहीं पाई और सृष्टि उसका गाल हल्का सा थपथपा कर रागिनी के साथ बाहर की तरफ चली गई। पंखुड़ी बस उन दोनों को जाते देखती रह गई। वो चुपचाप एक बार फिर से अपने रूम में आ गई थी और जाकर इधर उधर टहलने लगी थी। कुछ पल वो यूं ही खुद को कंट्रोल करती रही और जब उसने अपने फ़ोन से प्रांस का नंबर डायल किया, लेकिन 3-4 बार रिंग जाने के बाद भी प्रांस ने कॉल अटेंड नहीं किया। पंखुड़ी की आंखों से आंसू बह गए। वो खुद से ही बोली, ये जिया कौन है? कहीं आप उसके पास तो नहीं गए ना? कहीं आपकी ज़िंदगी में कोई और तो नहीं है ना? अगर ऐसा हुआ तो मैं तो मर जाऊंगी। सुनिए, मैं आपके बिना नहीं जी पाऊंगी। मैं जानती हूँ आप ऐसे नहीं हैं, लेकिन मुझे डर लग रहा है। प्लीज़ मेरे पास आ जाइए ना, मुझे बस आप चाहिए हो। ये बोलते हुए वो अपनी आंखों से आंसू साफ कर रही थी। थक हार कर वो बिस्तर पर आकर बैठी और अपनी नज़रें दरवाजे पर टिकाकर बैठ गई। कब वो दरवाजे की तरफ देखते देखते ही सो गई, उसे पता ही नहीं चला और अब धीरे धीरे वक्त बीत रहा था।
जहाँ एक तरफ आश्रय पंक्ति को जिंदल मेंशन छोड़ाया था, वहीं दूसरी तरफ रात के तकरीबन 12 बजे फ्रांस घर लौटा। उसके कदम जब गाड़ी से बाहर निकलकर अंदर की तरफ बढ़ने लगे तो उन्हें लड़खड़ाते हुए देख समझ आ रहा था कि वो नशे में है। लड़खड़ाते हुए कदमों से ही वो अपने रूम तक पहुंचा। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, उसकी नज़रें पंखुड़ी पर गई, जो अभी भी गहरी नींद में सोई हुई थी, लेकिन अब उसके ऊपर ब्लैंकेट था। उसके सोने के कुछ देर बाद सृष्टि रूम में आई थी। उसने ही पंखुड़ी को अच्छे से बिस्तर पर सुलाया था और उसके ऊपर ब्लैंकेट भी डाल दिया था। प्रांस उसे देखते हुए हल्का सा मुस्कुराया और बोला, जिया। ये बोलते हुए अब वो बिल्कुल उसके करीब पहुंच गया और उसके चेहरे पर झुकने लगा। अगले ही पल उसने उसके नाक पर अपना हाथ रखा और बेहद नसीली और लड़खड़ाती हुई आवाज़ में बोला, नहीं, तुम जिया नहीं हो, तुम तो मेरी पंखू हो, मेरी पंखू। ये बोलते हुए वो उसके चेहरे पर झुकने लगा और धीरे धीरे उसका सारा भार पंखुड़ी पर आता जा रहा था। तो पंखुड़ी की आंखें भी खुल गई थी। पंखुड़ी एकटक प्रांस की तरफ देख रही थी, जिसका चेहरा उसके ऊपर झुका हुआ था। प्रांस का पूरा भार उसे अपने बदन पर महसूस हो रहा था, जिसकी वजह से उसे हल्का दर्द भी हो रहा था। जब जब प्रांस उसके क्लोज होता था या फिर उस पर इस तरह से झुकता था तो वो अपना सारा भार अपने हाथों पर रखता था। इसलिए आज तक कभी पंखुड़ी को उसका भार महसूस नहीं हुआ, लेकिन आज प्रांस ने अपने हाथों को तो पंखुड़ी के चेहरे पर रखा हुआ था। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम मेरी पंखू हो, तुम जिया नहीं हो, तुम मेरी पंखू हो। पंखुड़ी उसकी बात सुनकर धीमे से बोली, ये जिया कौन है? प्रांस हल्का सा मुस्कुराया और बोला, तुम जाननी चाहती हो जिया कौन है? मेरी पंखू मेरी जिया के बारे में जानना चाहती है। उसके मुंह से मेरी जिया सुनकर पंखुड़ी हैरान रह गई। उसकी आंखों में नमी तैर गई। आगे उसे जैसे कुछ जानना ही नहीं था। इतना ही काफ़ी था कि जिया के साथ उसने मेरी शब्द लगाया। अचानक ही प्रांस उसके ऊपर से हट गया और एक तकलीफ भरी मुस्कुराहट के साथ बोला, लेकिन मैं तुम्हें उसके बारे में नहीं बता सकता, क्योंकि जब जब मैं उसका जिक्र करता हूँ मैं पागल हो जाता हूँ। मैं तुम्हें उसके बारे में कुछ नहीं बता सकता। अगर तुम मेरी पंखू हो तो अब तुम मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पूछोगी, और अगर तुमने उसके बारे में मुझसे कुछ पूछा तो मैं समझ लूँगा कि तुम मेरी पंखू मेरा बच्चा नहीं हो। उसकी बात सुनते हुए पंखुड़ी अब ऊपर की तरफ उठकर उसके ऊपर झुकी। उसने अपना हाथ प्रांस के गाल पर रखा हुआ था। वो बड़े ही प्यार भरी नज़रों से उसे देखते हुए बोली, अगर आप चाहते हैं कि मैं जिया के बारे में कुछ ना पूछूं तो मैं नहीं पूछूंगी, पर प्लीज़ आप मुझे उसके लिए छोड़कर तो मत जाइए। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा जब आप शाम को मुझे यूं ही छोड़कर चले गए। मुझे बहुत रोना आ रहा था। मैंने आपको फ़ोन भी किया, लेकिन आपने मेरा कॉल रिसीव नहीं किया। आप मेरे साथ ऐसा मत कीजिए ना। आप जानते हैं मुझे ये सब चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती। बहुत रोना आता है। प्रांस ने भी अब तुरंत उसका चेहरा अपने हाथों में थाम लिया और बोला, और जब तुम रोती हो तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तुम्हारी आंखों के आंसू मुझसे नहीं देखे जाते। तुम जानती हो ना, तुम्हारा ये खट्टा नींबू तुमसे कितना प्यार करता है। आई लव यू जान। उसके मुँह से आई लव यू जान सुनकर जैसे पंखुड़ी के लिए वक्त एकदम से रुक गया। उसकी हार्ट बीट तक एक पल के लिए स्किप हो गई थी। वो प्रांस से ये 3 वर्ड्स सुनने के लिए मरे जा रही थी, लेकिन वो इतना भी जानती थी कि इस वक्त प्रांस नशे में है। उसकी नशे में बंद होती हुई आंखें उसे साफ दिखाई दे रही थी। प्रांस उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो जान? पंखुड़ी झट से बोली, बहुत प्यार करती हूँ मैं आपसे, हद से ज़्यादा, खुद से ज़्यादा। मुझे नहीं पता ये प्यार क्या होता है, लेकिन अब अगर कोई मुझसे पूछे कि मुझे मेरी ज़िंदगी चाहिए या फिर आप, तो मैं आपका नाम ले दूँ। मैं आपके बिना एक पल नहीं रह सकती हूँ। मैं जानती हूँ कि मैं शाम से कैसे वक्त काट रही थी। मेरी जान निकल रही थी, लेकिन मुझे आपका इंतज़ार था। ऐसा लग रहा था जैसे अगर मर भी गई तो कम से कम मरने से पहले सिर्फ एक बार आपको देख लूँ। ये बोलते हुए एकदम से उसकी बात अधूरी रह गई, क्योंकि प्रांस ने उसके चेहरे को अपने चेहरे पर झुका लिया और उसकी बोलती बंद कर दी। पंखुड़ी एकदम से शांत हो गई थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे, लेकिन अब वो आंसू भी अपनी जगह पर रुक गए। हमेशा जब जब वो पंखुड़ी को किस करता था तो बहुत सॉफ्ट होकर किस करता था, लेकिन आज वो थोड़ा वाइल्ड हो रहा था। नशे में या फिर गुस्से में पता नहीं, शायद उसे पंखुड़ी का ये कहना पसंद नहीं आया कि वो मर रही थी, इसलिए इस किस के जरिए वो अपना गुस्सा उसे दिखा रहा था।
पंखुड़ी के हाथ उसके चेहरे से हटकर उसके सीने पर आ गए थे। तकरीबन 1 मिनट के अंदर ही अंदर पंखुड़ी बिस्तर पर लेटी हुई थी और प्रांस का चेहरा उस पर झुका हुआ था। लेकिन इस बार प्रांस ने अपना भार उस पर नहीं डाला हुआ था, उसने अपने हाथों को साइड में रखा हुआ था। उसकी नज़रें अभी भी प्रांस पर टिकी हुई थी और प्रांस भी उसे हसरत भरी निगाहों से देख रहा था। 5-7 सेकंड भी नहीं हुए थे कि प्रांस एक बार फिर से उस पर झुका और उसने दोबारा पंखुड़ी को किस करना शुरू कर दिया। पंखुड़ी भी उसे रिस्पॉन्स देने लगी थी और थोड़ी देर बाद प्रांस उससे दूर हुआ और पंखुड़ी की तरफ देखते हुए बोला, मुझे तुम्हें प्यार करना है पंखु, तुम बताओ मैं तुम्हें प्यार करूं या नहीं। ये बोलते हुए उसकी आवाज़ लड़खड़ा रही थी। पंखुड़ी कुछ बोल ही नहीं पाई। उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया, लेकिन उसकी वो बढ़ती हुई सांसें बता रही थी कि वो इस वक्त क्या महसूस कर रही है और आगे क्या महसूस करना चाहती है। प्रांस एक बार फिर से नसीली सी आवाज़ में बोला, बताओ ना पंखु, मैं तुम्हें प्यार करूं या नहीं। पंखुड़ी ने हल्का सा अपने होठों को अपने दांतों में दबाया और बोली, मैं चाहती हूँ आप मुझे प्यार करें जान। अब उसके मुंह से इतनी प्यार भरी बात सुनकर भला प्रांस खुद को कैसे ही रोकता। वो उसकी गर्दन पर झुका और उसकी गर्दन को चूमने लगा। उसके हाथ अब प्रांस के सिर पर आ गए थे और वो उसके बालों में अपनी उंगलियां चलाने लगी थी। धीरे धीरे अब प्रांस उसके पेट की तरफ बढ़ने लगा। वहीं जैसे ही पंखुड़ी ने उसका हाथ अपने पेट पर महसूस किया, वो तुरंत अपनी जगह पर उठकर बैठी और उसने प्रांस के हाथ पर अपना हाथ रख लिया। प्रांस उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्या हुआ पंखु, तुम उठ क्यों गई? अभी तो मुझे तुम्हें और प्यार करना है। पंखुड़ी थोड़ा झिझकते हुए बोली, सुनिए आप शायद भूल रहे हैं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। उसकी बात सुनते हुए प्रांस ने मुंह बनाया और बोला, तुम्हारे पास हमेशा ही एक्सक्यूज होते हैं। कभी तो मुझे खुद से दूर करती हो, कभी टाइम मांगती हो, तुम चाहती ही नहीं हो कि मैं तुम्हारे करीब आऊँ। ये बोलकर प्रांस बिस्तर पर लेट गया। उसने तकिए पर अपना सिर रख लिया था। उसे प्रांस के चेहरे पर साफ नजर आ रहा था कि वो सच में पंखुड़ी को किस हद तक प्यार करना चाहता है। वो उसकी तरफ देखते हुए पंखुड़ी वापस उस पर झुकी और उसके गाल पर अपना हाथ रख कर बोली, सुनिए आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? तो फिर मैं कैसा बोलूं पंखु, मैं सच में तुम्हें प्यार करना चाहता हूँ। तुम सोच भी नहीं सकती मैं कितना तड़प रहा हूँ तुम्हारे लिए। मुझे तुम्हें बेहद बेइंतहा प्यार करना है, तुम्हें फील करना है। क्या तुम मेरे प्यार को फील नहीं करना चाहती? ये बोलते हुए उसकी आवाज़ बहुत सेडेक्टिव लग रही थी और पंखुड़ी, जिसने आज तक ऐसी बातें कभी नहीं सुनी थी ना ही की थी, इसलिए उसे बहुत शर्मा रही थी। प्रांस की आंखें अब और भी ज़्यादा बंद होने लगी थी। पंखुड़ी उसकी तरफ यूं ही देखती रही। उसने कुछ कहा नहीं, लेकिन प्रांस लगातार बोल रहा था, आई वन्ना लव यू पंखु, वन्ना फील यू। ये लगातार बोलते हुए अब उसकी आंखें पूरी तरह से बंद हो गई थी और पंखुड़ी बस उसकी तरफ देखती ही रह गई। बेशक से उन दोनों के बीच वो सब करीबी नहीं हुई जो प्रांस चाहता था, लेकिन फिर भी पंखुड़ी के चेहरे पर सुकून था, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। ये जान कर कि उसका पति बस उसे प्यार करना चाहता है, उसे फील करना चाहता है। शायद कोई जिया होगी, लेकिन प्रांस ने एक बार भी ऐसे नहीं कहा कि वो जिया से प्यार करता है। तो अब पंखुड़ी इन सब चीज़ों के बारे में सोचना भी नहीं चाहती थी। वो बस अपने और प्रांस के बारे में सोचना चाहती थी। उसने प्रांस के चेहरे पर झुककर उसे बेहद शिद्दत से चूम लिया और फिर अपने कपड़ों को ठीक कर उसके सीने पर अपना सिर रखकर लेट गई। अगर प्रांस जाग रहा होता तो वो उसके लिए खाना लेकर आता, उसे अपने हाथों से खिलाता, लेकिन प्रांस इस हालत में भी नहीं था। प्रांस ने भी नींद में उसे कसकर अपनी बाहों में जकड़ लिया था। सुबह का वक्त प्रांस की आंखें खुली तो उसे अपने सिर में जोरों का दर्द महसूस हुआ। कल रात उसने इतने ज़्यादा पी हुई थी कि उसे बिल्कुल होश नहीं था। वो कहाँ है और कहाँ नहीं। मुश्किल से वो घर आया था और अब हैंगओवर की वजह से उसका सिर हद से ज़्यादा दर्द हो रहा था। आंखें खोलकर उसने अपनी बगल में देखा जहाँ से पंखुड़ी गायब थी। तभी वॉशरूम का दरवाज़ा खुला और पंखुड़ी बाहर की तरफ आई। उसके भीगे हुए बाल उसकी कमर पर झूल रहे थे और इस वक्त उसने रेड और वाइट कलर के कॉम्बिनेशन में साड़ी पहनी हुई थी। कुछ पल तो प्रांस उसकी तरफ देखता ही रह गया। उसे कल की बातें याद आ रही थी। वो जानता था कि पंखुड़ी के दिल में इस वक्त बहुत सारे सवाल होंगे,
लेकिन वो खुद नहीं जानता था कि अगर पंखुड़ी ने उसे कोई सवाल कर भी लिया तो वो उसे क्या ही जवाब देगा। वहीं पंखुड़ी मुस्कुराते हुए उसके पास आई। प्रांस अपनी जगह पर उठकर बैठ चुका था। पंखुड़ी उसकी तरफ देखते हुए बोली, गुड मॉर्निंग जान। उसे प्यार से बोलते हुए देख प्रांस भी हल्का सा मुस्कुराया और बोला, गुड मॉर्निंग। ये बोलते हुए उसकी हार्ट बीट थोड़ी फास्ट हो गई थी। अभी भी उसे यही डर था कि कहीं पंखुड़ी कोई सवाल ना कर ले, इसलिए वो जल्दी से बिस्तर से उठा और वॉशरूम की तरफ बढ़ने लगा। तभी पंखुड़ी ने उसे रोकते हुए कहा, सुनिए। उसका वो सुनिए सुनकर प्रांस के कदम एकदम से रुक गए थे। उसने पलटकर पंखुड़ी की तरफ देखा और बोला, प्लीज़ पंखुड़ी, कोई सवाल मत करना, मैं तुम्हें कुछ नहीं बता पाऊँगा। उसके मुंह से अपना नाम सुनकर ही पंखुड़ी एकदम शांत हो गई थी। वो तो बस प्रांस से पूछना चाहती थी कि वो उसके लिए कौन से कपड़े निकाले, इसके अलावा और कुछ नहीं पूछना चाहती थी। लेकिन अब पंखुड़ी शब्द सुनकर ही उसे अजीब लगने लगा था। ना चाहते हुए भी कल की बातें और प्रांस का जिया का नाम का जिक्र उसे परेशान करने लगा। आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, गले में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए वॉइस ओवर में दिक्कत हो रही है। अगर तबीयत इससे बेहतर हुई तो कल का पार्ट देर सवेर ज़रूर आएगा, लेकिन अगर ज़्यादा ख़राब हुई तो नहीं आ पाएगा। उम्मीद करती हूँ आप लोग मेरे चैनल पर अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।